Hello everyone. I hope you all are well. So today we are going to discuss section 16 of Civil Procedure Code 1908. Okay, we are doing our chapter related to jurisdiction, and this is the section 16 which says suits to be instituted where subject matter situate. जहाँ पर subject matter situate होता है वहीं पर ही आपको suit file करना चाहिए. So we will discuss it in detail. Section 16 clause A first. सेक्शन 16 का क्लोज ए क्या कहता है बच्चे? सूट्स फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज. राइट. सेक्शन 16 बेसिकली किस पर फोकस करता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी. मूवेबल नहीं है, सिचुएटेड की बात है, सो इट्स अ इमूवेबल वन विद और विदाउट रेंट और प्रॉफिट्स. ओके, सो सपोज कीजिए ए हैज द राइट टू पोजेस दिस प्रॉपर्टी एंड दिस प्रॉपर्टी इज इन द पोजेशन ऑफ बी. एक प्रॉपर्टी है, बनता है ए का राइट उसको पोजेशन में लेने का, बट राइट नाउ इट्स इन द पोजेशन ऑफ बी. सो बी is denying the possession to A. Now A files the suit for the recovery of that property against B and that property is immovable property. तो ये जो केसेस होते हैं वो सेक्शन 16 के अंदर फाइल किए जाते हैं. सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 ऑफ स्पेशल रिलीफ एक्ट, उसमें क्या होता है? ए फाइल द सूट फॉर द रिकवरी ऑफ पोजेशन अंडर दीज सेक्शंस ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट. जाना तो उसको उस स्पेशल क्लोज के अंडर ही है, बट सेक्शन ये अप्लाई होगा. सो दिस इज द सूट इज फाइल्ड वेयर एवर द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड. सो बेसिक सूट इज फॉर द रिकवरी ऑफ पोजेशन के लिए है ये सूट. सपोज बी हैव हेल्ड द प्रॉपर्टी फॉर 5 years से उसके पास प्रॉपर्टी है. सो 5 year बी हैज बीन enjoying that property. Even A files the suit, A will claim possession plus he will claim mesne profits. ठीक है, possession के साथ साथ वो mesne profits भी डिमांड करेगा. mesne profits कौन से होते हैं बच्चे? That profits which has taken from the property. आपने जो ड्यूरिंग द 5 years प्रॉपर्टी से जो भी पैसा कमाया है उसको हम इस कैटेगरी में डाल देते हैं. सो दैट mesne profit also to be claimed. If you are claiming possession, then suit has been filed where the property is situated. जहां पर ये प्रॉपर्टी situated होगी वहीं पर आपको सूट फाइल करना होगा. यू हैव क्लेमिंग एरियर्स ऑफ रेंट, अगर आप रेंट मांग रहे हैं या कोई मैसने प्रॉफिट्स हैं, सो यू आर क्लेमिंग रिकवरी ऑफ पोजेशन, देन सूट इज टू बी फाइल्ड वेयर द प्रॉपर्टी इज situated for the recovery of immovable property. So basic suit always for the immovable property with or without rent or profits is to be filed where that subject matter is situated. This is your clause A. Right? Now come to clause B. section 16 का क्लोज बी क्या कहता है? फॉर द पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. ठीक है, ये बात किसकी करता है? पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. यहां पर क्या बोला गया है? सपोज कीजिए ही इज द फादर और फादर के सन है, सन 1 एंड सन 2. Okay, so these are the co-partners in a family and they have got same immovable property in the family. Now जो अब S1 है, he files the suit for the partition against father and son 2. वो partition की डिमांड करता है, किससे? फादर से और son 2 से. So the suit would lie wherever the property is situated. जो भी वो फैमिली प्रॉपर्टी है, जहां पर भी वो सिचुएट है, वहीं पर ही आप सूट को फाइल कर सकते हो. The property is situated if different places, then jurisdiction, then the suit can file on either of those places. अगर वो प्रॉपर्टी लाइक अदर कहीं कहीं है, लाइक कुछ पार्ट यहाँ पर है, कुछ प्रॉपर्टी इधर है, कुछ है, तो फिर आपकी चॉइस है, आप किसी भी प्लेस पर फाइल कर सकते हैं. सपोज ए एंड बी आर जॉइंट ऑनर्स. एक प्रॉपर्टी है और ए एंड बी उसके जॉइंट ऑनर्स हैं. नाउ दे आर नॉट joint family but they are joint owners of this house. Now A wants a partition, so he will file the suit wherever the property is situated. जहां पर भी situated होगी, आपको partition के लिए भी सेम एक प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा जहां पर भी प्रॉपर्टी सिचुएटेड है.
एक चीज जो ध्यान में रखने की है बच्चे वो क्या है, व्हेन यू गो फॉर पार्टीशन, so that partition is not necessary, that is it will only for immovable property. Okay, it can also movable like car है, jewelry है. So like यहाँ पर है son 1 is claiming the partition of share in joint family, so guiding answer will be immovable property. It is a simple partition. If son is claiming immovable and movable both, अगर दोनों को ही मांग रहा है, still the suit will be filed wherever the immovable is situated. ठीक है, together with movable one. सपोज कीजिए यहाँ तो सिर्फ इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस था, तो ये वो वहीं पर फाइल करेगा जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएट है. बाय चांस वो प्रॉपर्टी के साथ साथ कोई मूवेबल प्रॉपर्टी की भी डिमांड करता है पार्टीशन की. सपोज कीजिए घर में 2 गाड़ियां हैं तो उनके पार्टीशन की बात कर रहा हो, या एनीथिंग मूवेबल वन. तो यहाँ पर अब कंफ्यूज नहीं होना है यार, यहाँ तो मूवेबल भी है और इमूवेबल भी, अब कहाँ करें. नहीं, इफ देयर इज इमूवेबल देन यू विल ऑल्सो फॉलो द सेम प्रिंसिपल एज इट वॉज ओनली मूवेबल केस में था. तो यहाँ पर भी आपको वही करना है, जहां पर भी सब्जेक्ट मैटर या प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहीं पर ही फाइल करेंगे अलोंग विद मूवेबल. मूवेबल का भी केस वही पर हेल्ड होगा जहां पर इमूवेबल का. राइट, सो इफ दिस सूट इज फाइल्ड फॉर इमूवेबल एंड मूवेबल बोथ the kinds of properties, then also the suit shall be filed wherever the immovable property is situated. All right, now coming to the next one, clause C. Section 16 clause C क्या बात करता है बच्चे, for foreclosures, sale और redemption in the cases of mortgage or charge upon immovable property. mortgages और charge से related बात करता है. mortgage और चार्ज, ठीक है. लाइक वन इज ही इज टॉकिंग अबाउट मोर्टगेज एंड वन इज मोर्टगेजर एंड द अदर इज मोर्टगेजी. अगर आप मोर्टगेज में देखो 1 पर्सन होता है मोर्टगेजर एंड द अदर इज मोर्टगेजी. एग्जाम्पल बताती हूँ. सपोज ए हैज मोर्टगेज हिज हाउस टू बी. ए ने अपना घर बी को मोर्टगेज पर दे दिया है. सो ए यहाँ पर क्या हुआ, मोर्टगेजर, और बी क्या हुआ, mortgagee. Okay, suppose B has given 50 lakh rupees loan to A and A has mortgaged his house to B. ठीक है, गिरवी रख देते हैं ना, गिरवी बोलते हैं मोर्टगेज को बच्चे. सपोज B ने कुछ पैसे A को दिए और A ने बदले में अपना घर गिरवी रख दिया B के पास. तो A मेक्स द पेमेंट. व्हाट हैपन्स अगर A फिर से पेमेंट कर दे 50 लाख रुपीज की विद इंटरेस्ट टू B, वापस कर दे इन द स्टिपुलेटेड टाइम, जितना भी टाइम उसको दिया गया है. B, अब सपोज कीजिए यही सिचुएशन ले लेते हैं कि B ने A को 50 लाख रुपए दे रखे हैं और A ने अपना घर मोर्टगेज पर रख दिया. अब A पैसों के साथ इंटरेस्ट के साथ वापस पैसा B को लौटा देता है एंड हियर B इज नॉट रेडी टू रिटर्न हिज हाउस, ओके, हिज प्रॉपर्टी. तो यहाँ पर B is not returning the title to A. So what will A do? A will go for redemption suit. Redemption suit means I want my property redeemed. मुझे मेरी प्रॉपर्टी वापस चाहिए. और I will mortgage, जो mortgage हुई है उसको redeem कीजिए. So redemption will always file by the mortgager to redeem the property from the control of mortgagee. तो वो किसका सूट डालेगा, redemption का. समझ में आ रहा है बच्चे. The suit will file where the property is situated. ये भी वहीं पर ही फाइल किया जाएगा जहां पर भी प्रॉपर्टी सिचुएटेड है. मोर्टगेजी के केस में सेक्शन 20 नहीं लगता, ये स्पेसिफिक प्रोविजन है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ 16 ही लगेगा. सपोज कीजिए जो बी है यहाँ पर, ये मोर्टगेजी है जो हैज टू टेक द पेमेंट, पेमेंट लेना चाह रहा है ए से, हैज नॉट पे द पेमेंट, पेमेंट नहीं दी, ए ने 50 लाख रुपीज वापस नहीं किए, ए हैज नॉट रिटर्न द मनी एंड टाइम लिमिट जो थी वो भी ओवर हो चुकी है. सो इन दैट केस बी के पास अब क्या ऑप्शन है, अगर ऑपोजिट देखिए, हाँ तो इसने चलो रिडम्पशन का कर दिया था पहले केस में, ए ने पैसे दे रहा था, बट अब दूसरा केस आ गया कि ए पैसे नहीं दे रहा है, टाइम भी ओवर हो गया, बी चाहता है मेरे पैसे वापस मिल जाएं, तो बी के पास क्या ऑप्शन है. सो बी हैज 2 ऑप्शन इन दिस सिचुएशन. वन इज सेल, वो जो प्रॉपर्टी है बी विल सेल द प्रॉपर्टी एंड आफ्टर द सेल ऑफ दैट प्रॉपर्टी बी विल रिकवर हिज 50 लाख फ्रॉम द इनकम ऑफ दैट प्रॉपर्टी. एंड सेकेंड ऑप्शन क्या है, ही विल गो फॉर फोरक्लोजर. ठीक है, किसके लिए चला जाएगा वो,
फोरक्लोजर, एक रिडम्पशन तो था इस केस में, दूसरे केस में है उसके पास फोरक्लोजर। इसमें क्या होगा, फोरक्लोजर में इज वेयर द लोन अमाउंट इज 50 लाख एंड 2 लाख इज इंटरेस्ट एंड द वैल्यू ऑफ द सोल्ड प्रॉपर्टी इज ऑल्सो 52 लाख। तो यहाँ पर क्या हुआ, सो व्हाट विल बी डू, इंस्टेड ऑफ सेलिंग द प्रॉपर्टी ही विल गेट द प्रॉपर्टी ट्रांसफर इन हिज नेम, हेंस इट इज कॉल्ड फोरक्लोजर। वो प्रॉपर्टी को ही अपने नाम पर ले लेगा। सो सेल और फोरक्लोजर इज ऑल्सो डन बाय द मोर्टगेजी एंड रिडम्पशन इज ऑल्सो इज डन बाय दिस मोर्टगेजर। हेयर द सूट इज इन ईदर केसेस, किसी भी केस में हो सकता है, वेयर द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड, जहां पर भी सिचुएटेड होगी वो वहीं पे, ए भी वहीं करेगा जहां पर सिचुएटेड है और बी भी केस को वहीं डालेगा जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। राइट, ये बात हो गई मोर्टगेज की। अब आ जाइए चार्ज पर। चार्ज क्या होता है, सपोज कीजिए यही केस ले लेते हैं, फादर है, उनका सन 1 है और सन 2 है, ने अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा कर लिया, दैट इज पार्टीशन कर लिया ऑफ द प्रॉपर्टी एंड देयर वाज द ओल्ड लेडी इन द फैमिली, शी इज द मदर ऑफ दिस बोथ, मतलब एफ की वाइफ है और सन 1 एंड सन 2 की मदर है, एंड द ओल्ड लेडी नॉट गेट एनी शेयर इन द पार्टीशन। तो अब क्या होता है, उनको ओल्ड लेडी का मेंटेनेंस करना पड़ेगा, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि 2 एकर्स ऑफ लैंड को वो सेपरेट कर देते हैं। सपोज कीजिए उनकी टोटल 20 एकर्स लैंड है, तो 18 तो उन्होंने आपस में बांट ली और 2 एकर्स को साइड में रख दिया सेपरेट, एंड दे साइन द डॉक्यूमेंट। ठीक है, कि दैट वट एवर द इनकम ऑफ दिस लैंड दैट विल गो टू द मदर मंथली फॉर हर मेंटेनेंस। सो मदर हैज गॉट द राइट नाउ टू क्लेम इनकम फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी एंड दिस इज कॉल्ड चार्ज। समझ में आ रहा है बच्चे सिचुएशन, इसको क्या बोलते हैं, चार्ज। अब उसके पास राइट है कि वो इससे जो इनकम आ रही है उस पर अपना राइट क्लेम कर सकती है। अगर ये लोग एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम लोग ही, जो हमारी मदर है उसको 30,000 रुपीज हर मंथ देंगे, तो ये चार्ज ना होके मनी क्लेम हो जाएगा। यहाँ तो प्रॉपर्टी से है, दैट इज चार्ज। बट अगर ये खुद से ही कहते हैं 2020 सेपरेट करके कहते हैं हम मनी ही दे देंगे, दैट विल बी अ मनी क्लेम। राइट, सो अगर प्रॉपर्टी स्पेसिफाई कर दी है कि हम इसी प्रॉपर्टी में से इनकम देंगे अपनी मदर को, तो जो ओल्ड ये मदर है उनके पास क्या क्लेम है, दैट प्रॉपर्टीज इनकम, इनकम ऑफ दैट स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, और इसीलिए इसको बोलते हैं चार्ज, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी से ही आनी है। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी विच इज कंसीडर टू बी एज अ चार्ज, the charge is the claim of the person upon the usufruct of some specific property. It is not just a money claim, rather it is a claim of income out of that specific property. So जो यहाँ पे ये 2 एकर्स हैं, ये एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी और इसी की इनकम से उनके पास मनी जाएगी। राइट, इफ A has given loan of 20 lakh to B and then B has a claim of 20 lakh upon A, but since the claim is not out of the income of specified property, it will not be considered a charge, rather it is the simple claim. जब आपका सिर्फ क्लेम होता है कि आपने किसी से पैसे लेने हैं, that is just a money claim. सो इफ द चार्ज इज अपॉन सम इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो ये इमूवेबल आ गई, और इमूवेबल है तो ये वहीं चला जाएगा। मैंने कहा था ना 16 जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है, तो ये जो बाय चांस मदर को अगर सूट फाइल करना है, अगर उसको इनकम नहीं दे रहे हैं, तो वो कहाँ पर करेगी, जहां पर वो 2 एकड़ सिचुएटेड है, जहां पर भी प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। राइट बच्चे, नाउ कम टू क्लोज डी, दिस वॉज क्लोज सी, नाउ 16 क्लोज डी। क्लोज डी क्या बात करता है, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट टू और इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो एनी अदर राइट और टू और इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो व्हाट इज हेयर एनी अदर राइट इज टॉकिंग अबाउट, ये क्या है, और इंटरेस्ट भी बोल रहे हैं ना, इंटरेस्ट। देखिए एनी अदर राइट क्या है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ राइट्स तो हम कर चुके हैं, लाइक राइट टू पोजेस, राइट टू पार्टीशन, राइट टू फोरक्लोजर, रिडम्पशन हमने बात कर ली, सेल कर ली है, राइट टू चार्ज कर लिया, ये सब राइट्स प्रॉपर्टी में हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, कर चुके हैं। नाउ रेजिड्यूरी दे आर सेइंग कि इनके अलावा कोई भी अगर और अदर राइट है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो वो भी कहाँ फाइल होगा, वेयर द प्रॉपर्टी सिचुएटेड। सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ। सो सिंस there is already that right under the clause A, B and C of section 16, so
नाउ दे आर क्रिएटिंग एनी रेजिडुरी क्लोज, ये आपको एक एक्स्ट्रा क्लोज दे दिया है दैट अपार्ट फ्रॉम these wherever the property is situated any other right or interest कोई आ जाता है तो आपको उसको कहाँ फाइल करना है, where that property is situated. So here I am talking about any right or interest upon immovable property. like example दे दें आपको, easementary right हो गया, eviction से related कोई right है, injunction right है, specific performance of contract है, तो ये सब क्या होंगे हमारे बच्चे, सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और फाइल भी कहाँ होंगे जहाँ पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है. अब एविक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम रिकवरी ऑफ पोजेशन. पोजेशन हमने यहाँ कर लिया था ना, जहाँ पर ये चाहिए था इमूवेबल प्रॉपर्टी पोजेशन ए में, बट यहाँ पर हम एनी अदर राइट में एविक्शन की भी बात करते हैं. ध्यान से सुनिएगा, दिस एविक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम रिकवरी ऑफ पोजेशन. इन रिकवरी ऑफ पोजेशन में क्या था, द रिकवरी इज नॉट or release, rather there is just same trespasser who has devised to right to possession of the plaintiff and the plaintiff seeks the possession. In eviction suit it is the landlord or the lessor who claims his right to get the premises vacated and he wants tenant to evict the house. जैसे कोई किराएदार है, वो चाहता है कि वो लोग बाहर चले जाएं, लेसी है जिसने लीज पे प्रॉपर्टी ले रखी है. सो इट इज द केस, यहाँ पर था कि दोनों ही ऑनरशिप के टाइटल को मांग रहे थे, बट इसमें क्या होता है, एविक्शन में वो ऑनरशिप नहीं होती है, यहाँ एक राइट टू पोजेशन ऑनर के पास होता है, बट यहाँ पर जो ट्रू ऑनर है वो एविक्ट करवा रहा है, जो उसके पास लाइक को लेसर है जिससे वो अपने घर को वेकेट करवाना चाहता है. सो ही विल क्लेम दैट राइट ऑन द बेसिस ऑफ रेंट एग्रीमेंट होगा, एंड देयरफॉर इट इज डिफरेंट फ्रॉम द सूट ऑफ रिकवरी ऑफ पोजेशन, दो इट इज द राइट पर्टेनिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसलिए ये क्लोज डी के अंडर ही आता है. ओके, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बाय चांस आपको करवानी है, सो लाइक ए हैड एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद बी. एग्जांपल सुनिएगा, मैं आपको एग्जांपल इसलिए अच्छे से दे रही हूँ ताकि आप एग्जाम में करें तो बेस्ट अटेम्प्ट हो वो. जैसे ए हैड एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद बी, here B would sell his house to A and will pay the money, means A will give the money. Okay, now B commits the breach of contract. वो कर देता है, दोनों के बीच में बात हुई, A कह रहा था मैं तेरा घर खरीदूंगा, B और A उसके बदले में पैसे देता, बट अब टाइम आने पर क्या हो गया, B ब्रीच कर गया, A files the suit for the specific performance against B. तो अब A स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कॉन्ट्रैक्ट डालेगा किसके अगेंस्ट, B के. नाउ हियर what is the meaning of this specific performance? You execute the sale deed, you transfer the possession of the property, but still right related to the property, so this is also considered to be the right pertaining to immovable property. It is not existing right in the sense you are not filing suit for recovery of possession की बात नहीं कर रहे आप, and the right will accrue only when court had decreed specific power. जब कोर्ट ये कर दे कि हाँ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगी, तभी ये मैटर आपका पोजेशन से रिलेटेड हो जाएगा. सिंस यू आर क्लेमिंग द एग्जीक्यूशन, आप सिर्फ एग्जीक्यूशन की बात करवा रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो, द पोजेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, इट विल फॉल अंडर एनी राइट पर्टेनिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो भी फिर क्लोज डी में आ जाएगा. ठीक है बच्चे, आपका एक लैंडमार्क जजमेंट रही है हर्षल चिमनलाल मोदी वर्सेस डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड. उसमें बोला गया था that suit for the specific performance of contract जो कि pertaining to immovable property हैं, they will be considered to be the suit pertaining to the rights related to property and hence they will fall under clause D. All right बच्चे, now come to clause E. Okay, clause E क्या बात करता है, that is 16 clause E. Suits for the compensation for wrong to the immovable property. Compensation for wrong, कोई wrong हुआ है आपकी immovable property से and now you want to get compensated for that wrong. Compensation का meaning है you want damages, you want recovery money. Someone has committed by chance nuisance against you. Someone has committed trespass against your property. Someone has committed mischief against your property and you have now occurred loss due to that. ठीक है, आपको बहुत घाटा हुआ है. So you have to file the suit for that damages, compensation, and suit will be filed wherever this property is situated. And you will file the suit for two things.
someone committing nuisance against my property and I will file the suit for two things. कौन सी होंगी? वन तो आप क्या करोगे? क्लेम इंजंक्शन उसके अगेंस्ट, एंड द अदर आप क्या करोगे? क्लेम कंपनसेशन और डैमेजेस. सो यू विल क्लेम इंजंक्शन, देन क्लोज डी में आ जाएगा वो. अगर आप एविक्शन इंजंक्शंस की बात करते हो तो उनको रोकना, ठीक है, अंडर सेक्शन 16. एंड अगर आप डैमेजेस की बात करोगे तो वो आएगा क्लोज ई के अंडर. So clause E is basically apply in that cases where the wrong has been committed on some immovable property and you file that suit claiming the damages. समझ आया बच्चे? Now come to clause F. 16 clause F क्या बात करता है? देखिए, it is related to for the recovery of movable property actually under the distraint or attachment. ठीक है, यहाँ पर भी रिकवरी की बात होती है किस चीज की? मूवेबल की. बट वो मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? इज अंडर अ डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट है किसी चीज से, इसलिए. तो डिस्ट्रेंट का मतलब क्या है यहाँ पर? इट इज मतलब लाइक समवन होल्डिंग योर प्रॉपर्टी इन ल्यू ऑफ सम पेमेंट. ठीक है, किसी पे अब वो रुक गई है ना, वहां पे वो इमूवेबल बन गई है. लाइक यू आर लाइबल टू पे सम मनी एंड नाउ यू कांट पे द अमाउंट, सो यू आर होल्डिंग द प्रॉपर्टी फॉर दैट. आप उसकी वजह से प्रॉपर्टी होल्ड करके बैठे हुए हो. दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रेंट. लेटर ऑन यू विल पे ऑल द अमाउंट and still you are not returning that property to the other person, so here you will file the suit for the recovery of the property distraint. Right बच्चे? So some properties are attached on order of the court and receiver has been appointed. Later on court क्या करती है? vacate that order. Still जो recovery होती है is not giving you the property. जो receiver होता है, सॉरी रिसीवर, वो आपकी प्रॉपर्टी को दे नहीं रहा है. ओके, तो जो ये होता है लेटर ऑन कोर्ट जो होती है, स्टिल रिसीवर इज नॉट गिविंग यू द प्रॉपर्टी एंड देन यू विल फाइल द सूट अंडर दिस क्लोज 16F फॉर व्हाट? अटैचिंग द प्रॉपर्टी वेर एवर दिस प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड. एक बार फिर से आपको बता रही हूँ, वेन एवर मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन इज इन द पोजेशन ऑफ सम अदर पर्सन इन ड्यू ऑफ सम पेमेंट, किसी पेमेंट की वजह से वो दूसरे के पास प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी विल बी सेड टू बी इन डिस्ट्रेंट, रुकावट में है. एंड इफ देयर आफ्टर पेमेंट आपने पे कर दी है बट द प्रॉपर्टी इज स्टिल नॉट डिलीवर्ड टू यू, आपके पास नहीं आई है, a suit can be filed for the recovery wherever the property is situated. So if some movable property has been attached upon the order of the court and despite that vacation or withdrawal of that attachment order and it is still under the possession of receiver, okay, and he is not giving your or releasing your property, then that suit can be filed for the recovery wherever that property is situated. समझ में आया बच्चे? So it's very important. We have discussed section 16 in detail, each and every clause. It has 6 clause A, B, C, D, E, F. Give them a revision, understand with them with an example. Example से करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएंगे. मैंने हर क्लोज में आपको एग्जाम्पल दिए हैं. अटेम्प्ट द क्वेश्चन वेरी वेल. सेक्शन 16 पे आपका एक अलग से क्वेश्चन आया हुआ है, डेफिनेटली आया हुआ है और आ भी सकता है. सो प्रिपेयर वेल. Till then, have a happy day. Thank you.